गुड आफ्टरनून। जेकेपीएससी लेक्चर 10+2 पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स हैं जो वो हम कल से वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आज हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए थे और वो कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। इसमें जो एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल वो एक क्लासिकल ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। मैकियावेली, थॉमस हॉब्स मॉडर्न थिंकर हैं। लॉक, रूसो, मिल लिबरल थिंकर्स में आते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं ये तीन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स बोलते हैं कि वो ये बात करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए हमें राइट्स को ट्रांसफ़र करना होगा टू स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए उनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स बोलते हैं। उसके बाद वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, हीगल, ये सिलेबस में नहीं है। हीगल को देखेंगे डिटेल में। हीगल यहाँ सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देते हैं और स्टेट के बारे में। उसके बाद कार्ल मार्क्स, ग्रैम्सी, ये मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं। यहाँ पे प्लेटो का देख लेते हैं। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोला जाता है और फादर ऑफ आइडियलिज्म। वो एक स्टेटिस्ट हैं। स्टेट उनके लिए मोर इम्पोर्टेंट है देन इंडिविजुअल्स। स्टेट को वो एंड मानते हैं और उस एंड को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल्स को मीन्स। उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ दी है। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में वो कहते हैं कि जो आइडियाज़ हैं वो प्राइमरी हैं और जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो सेकेंडरी है। और जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो एक मैनिफेस्टेशन है आइडियाज़ की। यानी सबसे पहले आइडिया आया और उसके बाद जो भी फिज़िकल वर्ल्ड आया। उसके बाद ये थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को समझाते हैं यूज़ करके थ्योरी ऑफ सोल को या फिर थ्योरी ऑफ नॉलेज को। और इसको समझाने के लिए वो एक एग्जांपल देते हैं, एलिगरी ऑफ केव या फिर इम डिवाइडर लाइन। उसका थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो डिबेट करते हैं सिफेलियस, थेरिस्मैकस, पॉलीमार्कस और ग्लूकॉन से। और फिर इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में वो अपना जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको समझाते हैं। उसका थ्योरी ऑफ एजुकेशन, इसमें वो 2 स्टेज थ्योरी की बात करते हैं। बोलते हैं पहली स्टेज जो 1 से 20 तक रहेगी उसको एलिमेंट्री स्टेज बोलते हैं। उसके बाद जो 20 से 50 तक वो हायर एजुकेशन। और जो 50 साल तक बढ़ जाता है उसके बाद वो फिलोसफर किंग बन सकता है। और फिलोसफर किंग मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। फिलोसफर किंग, फिलोसफर क्वीन, इसलिए उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट बोला जाता है। उसका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रन, फिलोसफर किंग मेल फीमेल दोनों। आइडियल स्टेट, इसके लिए वो 3 फंक्शंस की बात करते हैं जैसे नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ये सारा जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट या फिर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेटो बोलते हैं फिलोसफर किंग, यानी कि मोनार्की की बात करते हैं वो। यहाँ पे एरिस्टोटल बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। वो किसी पर्सन के रूल को सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि कानून का राज होना चाहिए। इसमें उनका स्टेट का कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप से वो जैसे पढ़ेंगे हम चिल्ड्रन को सिटीजनशिप से वो उनको सिटीजनशिप नहीं देते वो कहते हैं कि ये इनको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद ओल्ड स्लेव्स
वुमेन, इन सबको सिटीजनशिप ना देने का वो रीज़न बताते हैं। जैसे चिल्ड्रन है वो इमेच्योर हैं, ओल्ड, उनके पास एनर्जी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। स्लेव्स, उनके पास रीज़न नहीं है। वुमेन, वो बोलते हैं कि उनके पास भी रीज़न नहीं है। स्लेवरी, वो स्लेवरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ नेचुरल स्लेवरी को, ना कि लीगल स्लेवरी। जैसे प्रिजन्स ऑफ वार, ये इसको सपोर्ट नहीं करते। नेचुरल स्लेव्स मतलब जिनके पास रीज़न नहीं है, जिनकी सोल में रीज़न डोमिनेट नहीं है। उसका प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। जैसे प्लेटो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, यहाँ पे एरिस्टोटल प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, और वैसे ही फैमिली को भी। वो कहते हैं कि अपनी फैमिली एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थ्योरी ऑफ जस्टिस, और उसके बाद थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। उसका थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स की बुक है लिवाइथन, सी मॉन्स्टर। इसमें वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, बोलते हैं ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर को वो बहुत ही पैसिमिस्टिक वे से बताते हैं, क्योंकि उन्होंने सिविल वॉर को देखा होता है ब्रिटेन में। तो उसकी वजह से उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ही पैसिमिस्टिक हैं, वो पावर की तलाश में रहते हैं हमेशा, और इसीलिए उनको स्टेट ऑफ नेचर एक स्टेट ऑफ वॉर है। इससे बाहर आने के लिए उनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, और फिर एक एब्सोल्यूट स्टेट बनाने की बात करते हैं वो, या एक ऐसी स्टेट जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, सोवरीन हो। और जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारे राइट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे सिटीजन्स के द्वारा, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। सिर्फ राइट टू लाइफ को छोड़ के बाकी सारे राइट्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये चीज़ हम थ्योरी ऑफ राइट में पढ़ेंगे। उसके बाद सॉवरेनिटी, वो बोलते हैं कि स्टेट ओनली अथॉरिटी है जो सोवरीन होगी, देयर विल बी नो अदर सेंटर ऑफ पावर। यहाँ पे वो चर्च के रोल को या फिर रिलीजन के रोल को बिल्कुल निगेट कर देते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ लॉ, जो भी स्टेट यानी कि लीगल राइट्स की बात करते हैं वो, और जो भी पॉजिटिव लॉज होंगे, पॉजिटिव लॉज जो कि स्टेट के द्वारा बनाए जाएंगे उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद लिबर्टी, वो लिबर्टी को ज़्यादा इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, वो सिक्योरिटी की बात करते हैं ज़्यादा। उसके बाद जॉन लॉक ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को देखा होता है ब्रिटेन में, जहाँ पे मोनार्क से पावर शिफ्ट होती है पार्लियामेंटेरियंस में, यानी डेमोक्रेसी में। तो उनका जो व्यू है ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर को लेके वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। तो उनका जो ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर को लेके जो व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन वो फिर भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हैं लोग, स्टेट ऑफ नेचर में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उनके पास एम्पैथी है, कंपैशन है, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास पैशन भी है, तो इसकी गारंटी नहीं है कि ये आगे कंटिन्यू करेगा। तो इससे बचने के लिए वो एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो होते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। इसमें वो सिटीजन्स सारे राइट्स ट्रांसफ़र करेंगे एक्सेप्ट 3 राइट्स। उनमें राइट टू लाइफ, जो कि थॉमस हॉब्स ने ही बोला था, लेकिन उसके बाद जो राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बाद राइट राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी। ये 3 राइट्स छोड़ के बाकी सारे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसीलिए इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। नेचुरल राइट्स, इसमें यही तीन राइट्स को छोड़ के बाकी सारे ट्रांसफ़र किए जाएंगे टू द स्टेट। टॉलरेशन, यहाँ पे वो बात करते हैं कि क्या स्टेट और रिलीजन का क्या रिलेशन है। उसके बाद रेवोल्यूशन, वो बोलते हैं कि यहाँ पे अगर
स्टेट का काम है इंसान की जो लाइफ है, प्रॉपर्टी और लिबर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करना। अगर वो इसमें फेल हो रहे हैं तो ये ड्यूटी बनती है पब्लिक की टू रेजिस्ट द स्टेट, यानी वो स्टेट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद रूसो का स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर भी ऑप्टिमिस्टिक है। वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान कोऑपरेट करके रहते थे, उनके पास फ्रीडम होती थी, लेकिन जैसे ही वो टाइम आगे बढ़ा तो स्टेट ऑफ नेचर कन्वर्ट हो गया स्टेट ऑफ वॉर में। यहाँ पे फ्रीडम चला गई और जो यहाँ पे कोऑपरेट करके रह रहे थे, कंपैशन था, उसको कन्वर्ट हो गया किसमें, कंपटीशन में। ये हुआ कैसे, उसके पीछे वो रीज़न देते हैं कि प्रॉपर्टी की आने की वजह से। जैसे ही प्रॉपर्टी आई तो सभी कम्पीट करने स्टार्ट हो गए और उसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी आ गई लाइफ में। तो इसलिए वो बोलते हैं कि सभी जो इंडिविजुअल हैं उनके पास जो एक पर्सनल विल होती है, उसके बाद कॉरपोरेट विल होती है, उसके बाद जनरल विल, और जो भी जनरल विल होगी सभी इंडिविजुअल्स की, वो सारे सम अप करेंगे और एक जनरल विल यानी एक स्टेट की क्रिएशन करेंगे। और फिर वो स्टेट एक जो स्टेट ऑफ नेचर में जो फ्रीडम थी, जहाँ पे लोग कोऑपरेट करके रह रहे थे, वो एक वैसी एक सिचुएशन बनाई जा सकती है। उसको बोलते हैं कि इनइक्वालिटी, जो प्रॉपर्टी की आने वैसी इनइक्वालिटी आ गई है, ये सारा जो जनरल विल यानी स्टेट की क्रिएशन करके इसको अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद हीगल जो कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के फादर माने जाते हैं, वो कहते हैं कि आइडिया इंपॉर्टेंट है ना कि मटेरियल। सबसे पहले आइडिया आया था, उसके बाद मटेरियल। जो भी फिजिकल वर्ल्ड है वो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया है, मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो इन स्टेट ऑफ फ्लक्स रहता है, वो इम्परफेक्ट है, वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो आइडिया है उसके पीछे वो परमानेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं कि एक कारपेंटर है, वो एक टेबल बनाता है, और जो टेबल है वो एक मटेरियल थिंग है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में आने की पहले क्या था, एक आइडिया था जो कारपेंटर के माइंड में आया था। अगर वो आइडिया कारपेंटर के पास नहीं होता तो वो टेबल भी नहीं होता। इसलिए वो आइडिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। आइडियलिज्म में उन्होंने कंसेप्ट दिया डायलैक्टिकल मेथड और यूज़ ऑफ डायलैक्टिकल मेथड, जैसे थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलोसफी और हिस्ट्री का कंसेप्ट है उनका, वो बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक वर्ल्ड था पहले, उसके बाद ऑर्गेनिक वर्ल्ड आया, उसके बाद ह्यूमन बींग्स, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी और फिर स्टेट। बोलते हैं कि स्टेट सुप्रीम एसोसिएशन है पीपल की, तो हमें स्टेट को ओबे करना चाहिए। थ्योरी ऑफ स्टेट में बोलते हैं कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इसलिए उनको स्टेटिस्ट बोला जाता है, एब्सोल्यूट। थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, वो बोलते हैं कि जो भी फ्रीडम इंडिविजुअल एंजॉय कर सकते हैं वो सिर्फ स्टेट के अंडर ही कर सकते हैं, विदाउट स्टेट वो फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। उसके बाद सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद कार्ल मार्क्स की जो कुछ बुक्स हैं, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू, दास कैपिटल, ये सारी बुक्स उन्होंने लिखी, और इनमें जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो एलिनेशन एंड फ्रीडम, डायलेक्टिक मेथड, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास वार, सरप्लस वैल्यू, रेवोल्यूशन, कैसे लाएंगे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, विजन ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। उसके बाद ग्रैम्सी, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन मार्क्स को पढ़ के उसके साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ग्रैम्सी पढ़ना ज़रूरी है। इसमें उनका हेजमनी का कॉन्सेप्ट, ये बोलते हैं कि जो भी कैपिटलिज्म है वो यूरोप में था, लेकिन सबसे पहले जो रेवोल्यूशन आया वो रशिया में आया, यानी यूएसएसआर में आया। तो ये इसके पीछे वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कारण था। जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो कैपिटलिज्म की वजह से जो नुकसान हो रहा था वो यूरोप में था, लेकिन जो रेवोल्यूशन आया वो अ, एशिया में यानी कि यूएसएसआर में आया।
तो इसके पीछे वो बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, यूरोप है यानी वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे हेजमनी का कॉन्सेप्ट है और हेजमनी की वजह से यहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं आया। उसके बाद सिविल सोसाइटी, इंटीग्रल स्टेट, रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल क्लास, हिस्टोरिकल ब्लॉक, ये सारे इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारे सिलेबस में नहीं है, और अगर सिलेबस चेंज होता है और इनमें से कुछ ऐड होता है तो उसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कल पहली प्लेटो की वीडियो रहेगी। थैंक यू।